और बच्चों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो बच्चों हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर चुके से आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हिस्ट्री का भी मैंने चैप्टर 1 की वीडियोस बना चुकी हूँ, इस चैनल पे अवेलेबल भी है, तो आप लोग जाके हिस्ट्री का भी देख सकते हो। ठीक है, आज से मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट करती हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले आज हम लोग सत्ता के नए केंद्र चैप्टर नंबर 4 उसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 2 भी है, दो ध्रुवीयता का अंत, बट उसको मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारा मतलब जो भी कंटेंट है आपको समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सत्ता के नए केंद्र का मतलब क्या होता है। तो देखो, जो बच्चे सेकंड चैप्टर पढ़कर आए होंगे उनको पता होगा कि जो हमारा विश्व था दो भाग में बटा हुआ था। किसमें? अमेरिका में और सोवियत संघ में बट गया था हमारा विश्व। मतलब कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था उसके बाद हमारा जो विश्व था दो भाग में बट गया था, अमेरिका और सोवियत संघ में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दो ध्रुवीय विश्व बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो बच्चों देखो, अब ये दोनों ही शक्तिशाली देश थे पूरे विश्व में। कौन? अमेरिका और सोवियत संघ। तो बच्चों जो सोवियत संघ था वो 1991 में क्या हो गया था? टूट गया था, खत्म हो गया था। इसका क्या हो गया था? विघटन हो गया था। तो एक ही शक्तिशाली देश बचा, कौन? अमेरिका। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अमेरिका को छोड़ के ऐसे कौन कौन से कंट्रीज हैं या संगठन हैं जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं या तो अमेरिका से आगे निकल सकते हैं, मतलब कि वो इससे ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि अमेरिका से कौन कौन से देश शक्तिशाली बन सकते हैं या कौन कौन संगठन बन सकते हैं। ठीक है, पहले इस चैप्टर का नेम बच्चों क्या था? सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आप लोग अगर बुक में चैप्टर का नेम देखोगे तो आपको वैकल्पिक केंद्र दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अभी नई बुक तो आई नहीं है, पुरानी बुक ही चल रही है। ठीक है बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चैप्टर नंबर 4 ही है। सिर्फ चैप्टर, आपके काफ़ी सारे चैप्टर्स का नेम चेंज हो चुका है पॉलिटिकल साइंस में, बस यही हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि सत्ता के नए केंद्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने डेफिनेशन भी डाल दी है ताकि आप लोग समझ पाओ। तो देखो, सत्ता के नए केंद्र हम बोलते किसको हैं? तो देखो क्या लिखा है, सत्ता के नए केंद्र से अभिप्राय उन देशों और संगठनों से है जो भविष्य में जाके महाशक्ति बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे देशों या संगठनों से जो भविष्य में जाके क्या बन सकते हैं? महाशक्ति। क्योंकि अभी सिर्फ एक ही महाशक्ति है, कौन? अमेरिका। तो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि अमेरिका को ऐसे कौन कौन से देश हैं और संगठन हैं जो टक्कर दे सकते हैं या उससे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो नए केंद्र का मतलब ये होता है कि जो भविष्य में जाके महाशक्ति बन सकते हैं। और ये जो संगठन या देश जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो अभी भी काम कर रहे हैं बच्चों, मतलब जब बने थे तभी से लेके अभी तक करंट में भी काम कर रहे हैं। तो देखो, इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन संगठन पढ़ेंगे? यूरोपीय संघ, आसियान। तो दो तो संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और किन किन देश के बारे में पढ़ेंगे? चीन, भारत, जापान, इजराइल, रूस, दक्षिण कोरिया। ठीक है बच्चों, तो ये सारे देश और संगठन क्या है जो अमेरिका से ताकतवर बन सकते हैं, महाशक्तिशाली बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी है कि अगर ये लोग काम करते हैं और मतलब साथ में मिलकर काम करते हैं तो क्या हो सकते हैं? शक्तिशाली बन सकते हैं। तो बच्चों देखो, संगठन में आप लोग यूरोपीय संघ और आसियान के अलावा ब्रिक्स को भी पढ़ोगे। ठीक है, बट मैं बच्चों पहले आपके जो ओल्ड टॉपिक्स हैं उसको कवर अप करूंगी और जो हर चैप्टर्स के न्यू टॉपिक्स होंगे उसके लिए मैं हर चैप्टर की अलग अलग वीडियो बनाऊंगी न्यू टॉपिक्स की। मैं होलमेल नहीं करना चाहती ताकि आप लोग को समझ ना आए कि न्यू टॉपिक कौन से हैं, ओल्ड टॉपिक कौन से हैं। ठीक है, क्योंकि जो न्यू टॉपिक्स है वो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, संगठन क्या होता है? तो देखो बच्चों, जो देश अकेले मिलकर डेवलप नहीं कर सकते तो वो देश अपने आसपास के जितने भी देश हैं सबको मिलकर क्या बनाते हैं? एक संगठन बनाते हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा देश होते हैं जो मिलकर क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास करने के लिए। इसलिए आर्थिक विकास, आर्थिक विकास क्या होता है? इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो कुछ संगठन है जो अकेले विकास नहीं कर सकते थे और उन्होंने क्या करा? इसके लिए संगठन बना दिए, जैसे कि यूरोपीय संघ। तो मैं आपको यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ाऊंगी, आसियान के बारे में पढ़ाऊंगी कि यहाँ पे जो देश शामिल थे इन लोगों ने कैसे एक संगठन बना के इतने ताकतवर बन गए कि अमेरिका को आज के टाइम पे टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बच्चों कि सिर्फ अकेले ही विकास करा जा सकता है, कभी कभी साथ में विकास करने से भी प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी मैं यूरोपीय संघ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं संगठन बनाते क्यों हैं बच्चों। तो देखो, संगठन क्यों बनाते हैं? कोई भी संगठन क्यों बनता है? ताकि उससे क्या बन सके? सहयोग बन सके, है ना। जितने भी आसपास के देश हैं उनके, जैसे कि मैं दक्षिण एशिया की बात करूं, दक्षिण एशिया में जितने पड़ोसी देश हैं, जैसे हम लोग हैं भारत, और भारत के पड़ोसी देश, उसमें सहयोग बढ़ाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? संगठन। जैसे हम लोगों ने बना भी रखा है, कौन सा? साफ्टा, है ना,
बना रखा है ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, दक्षिण एशिया वाले चैप्टर में पढ़ोगे। उसके अलावा जितने भी देश हैं उनके बीच में शांति और विकास करने के लिए संगठन बनाया जाता है। हर मामले को बारीकी से समझाने के लिए, मतलब कि झगड़े के द्वारा नहीं, बातचीत करके मसले को सुलझाने के लिए संगठन की जरूरत पड़ती है। एकता बनाने के लिए संगठन की जरूरत पड़ती है, और आपसी सहयोग बनाने के लिए, मतलब विदेशी व्यापार में आपसी सहयोग बनाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? संगठन की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी संगठन बनाने के मेन उद्देश्य ये होते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक देश अकेले काम कर रहा है, पर जब वो 4-5 देशों के साथ मिलकर काम करता है तो उन सबके ये सारे मोटिव होते हैं कोई भी संगठन बनाने के। ठीक है, सबसे मेन मोटिव तो यही होता है कि उनके पास रिसोर्सेज इतने नहीं होते हैं कि वो अकेले विकास कर सके। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग आपकी आज की क्लास में यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला संगठन कौन सा है? यूरोपीय संघ। ठीक है, तो यूरोपीय संघ का मतलब यूरोप से बना हुआ एक संगठन। तो बच्चों देखो, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो दूसरा विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? 1945 में, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ? 2 संगठन बने, एक तो सोवियत संघ और एक अमेरिका। तो देखो, तो सोवियत संघ के जो साइड देश थे उनको क्या बोलते थे? समाजवादी विचारधारा पे चलते थे। जबकि जो अमेरिका वाले थे वो कौन सी विचारधारा पे चलते थे? पूंजीवादी विचारधारा पे, है ना। तो पूरा विश्व तो 2 भागों में बट गया था। बट जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब थी वो यूरोप की हालत ख़राब थी। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप के देशों को हुआ था। तो जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो आप लोग को लिखा भी हुआ है कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप की हालत क्या थी? बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्या थी? बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि जिस विचारधारा पे चलता था या जो मान्यता पे चलता सब कुछ तहस नहस हो चुकी थी। और जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ बच्चों, तो जो यूरोप था 2 भाग में बट गया था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। ठीक है, क्योंकि जो यूरोप था उसका पूर्वी भाग किस में चला गया था? सोवियत संघ में, क्योंकि सोवियत संघ के खेमे के देशों को क्या बोलते थे? पूर्वी खेमा। जबकि जो अमेरिका के साइड थे उनको क्या बोलते थे? पश्चिमी खेमा। तो आधा यूरोप चला गया था सोवियत संघ के साइड और आधा यूरोप चला गया था पूंजीवाद के साइड। वो इसलिए चले गए थे क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम लोग किसी एक गुट में शामिल हो जाएंगे तो हमें ये लोग मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो पूर्वी यूरोप था वो लोग सोवियत संघ में चले गए। उनको लगा कि उनका विकास सोवियत संघ करेगा। पश्चिमी यूरोप अमेरिका के साइड चला गया कि उनको लगा कि उनका विकास पश्चिमी यूरोप मतलब अमेरिका करेगा। ठीक है, तो देखो, यूरोप देश जिस गुट में शामिल होता था उसे यूसी की विचारधारा अपनानी पड़ती थी। तो बच्चों देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी गुट जिस भी गुट में शामिल होगा, जैसे कि अगर पूर्वी यूरोप सोवियत संघ में शामिल हो गया तो उसको समाजवादी विचारधारा पे चलना पड़ेगा, और जब पश्चिमी यूरोप है उसको किस पे चलना पड़ेगा? अब पूंजीवादी विचारधारा पे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यूरोप जिन मान्यता और व्यवस्थाओं पर चलता था वो सारी व्यवस्था क्या हो चुकी थी? तहस नहस हो चुकी थी। कब? 1945 तक, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। अब यूरोप को टेंशन हो रही थी, भाई युद्ध तो खत्म हो गया, अब हम लोग विकास कैसे करें, क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है ना। क्योंकि सबसे बुरी हालत दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की थी। अब यूरोप डरा हुआ था कैसे विकास करें। उसने उसका एक सोल्यूशन निकाला कि किसी ना किसी गुट में शामिल हो गया। अब तो चलो मान के चलो शामिल हो गया, अब उसके बाद विकास कैसे होगा? तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं कि कैसे उन लोगों ने विकास करा। तो देखो, तो यूरोपीय संघ ने अपने आप का विकास करने के लिए एक अमेरिका ने एक योजना बनाई थी। क्या? मार्शल योजना। तो मार्शल योजना के तहत जो देश अमेरिका में शामिल हुए थे उनका विकास किया गया था। कौन? यूरोप के देश। तो बच्चों देखो, 1945 में यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से मदद मिली। मेल मिलाप मतलब जो पश्चिमी यूरोप था उन वाले देशों ने मिलकर सब किस में चले गए? अमेरिका में। पूर्वी यूरोप के देशों में मेल मिलाप था तो वो किस में चले गए? सोवियत संघ में चले गए। ठीक है, तो जब अमेरिका में गए उनको विकास करने के लिए अमेरिका ने एक योजना बनाई थी जिसको क्या बोलते हैं? मार्शल योजना। तो बच्चों, मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप का क्या किया था? विकास करा था। तो बच्चों ध्यान रखना, मार्शल योजना के तहत सिर्फ पश्चिमी यूरोप का विकास किया गया था, इसलिए क्योंकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में था। ठीक है, तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए मदद करी थी। तो मैंने आपको बताया था अभी कि अमेरिका ने यूरोप की मदद करने के लिए क्या बनाई थी? मार्शल योजना, जिसके लिए अमेरिका ने मार्शल योजना बनाई। तो बच्चों, मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने एक, आपको मैंने संगठन बताया था नाटो। तो बच्चों, नाटो अमेरिका ने बनाया था, जिसके तहत नाटो के अंदर जो भी देश शामिल होंगे उन, और क्योंकि नाटो अमेरिका ने बनाया तो अमेरिका ने बोला था कि अगर इसमें इन देशों में से किसी एक पे भी हमला होता है तो क्या माना जाएगा? सब पे हमला हुआ है। ठीक है, तो जो पश्चिमी यूरोप था नाटो में शामिल था, तो नाटो में से जो पश्चिमी यूरोप के देश थे
उनकी मदद करने के लिए क्या किया गया, मार्शल योजना बनाई गई। तो मार्शल योजना क्यों बनाई गई थी, पश्चिमी यूरोप का विकास करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है बच्चों, तो इस बात का याद रखना कि मार्शल योजना क्यों बनाई गई थी, पश्चिमी यूरोप को विकास करने के लिए बनाई गई थी। और पश्चिमी यूरोप के ही देशों ने मिलकर क्या बनाया था, यूरोपीय संघ बनाया था। क्या बनाया था, यूरोपीय संघ। तो देखो ये है यूरोपीय संघ का झंडा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको मार्शल योजना बनाई है, ठीक है। तो देखो ये यूरोपीय संघ का झंडा है बच्चों। देखो यूरोपीय संघ का जो झंडा है इसमें आपको कितने स्टार दिख रहे हैं, टोटल 12 स्टार्स हैं। कितने हैं ये, 12 स्टार्स। इसका मतलब क्या है कि शुरू में जब सोवियत संघ यूरोपीय संघ बनाया गया था तो कितने देशों से मिलकर बनाया गया था, 12 देशों से। ठीक है, तो सोवियत संघ यूरोपीय संघ बनाया कब गया था, 1992 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1992 में बनाया गया था। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या था, एक मिनट बच्चों। हाँ तो देखो, तो जो यूरोपीय संघ था उन्होंने पहले 12 देशों से मिलकर क्या बनाया, यूरोपीय संघ बनाया। कब बनाया, 1992 में बनाया था। ठीक है, तो जब 1992 में बनाया गया तो इसमें कितने देश शामिल थे, 12 देश। और बाकी जो देश है ना बच्चों वो 1992 के बाद शामिल हुए थे इसमें। कौन से देश, जो पूर्वी यूरोप में देश थे। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी ने तो बना लिया था अपने लिए यूरोपीय संघ। बाद में जब 1991 में सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हुआ। किसका, सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो भी किस में शामिल हो गए, यूरोपीय संघ में शामिल हो गए थे। किस में शामिल हो गए थे, यूरोपीय संघ में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो ये है आपका यूरोपीय संघ का झंडा, जिसमें कितने स्टार हैं, 12 स्टार हैं। क्योंकि 12 स्टार का मतलब क्या है, क्योंकि ये 12 देशों से मिलकर बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1992 में बनाया गया था। कौन सी संधि के तहत बनाया गया था, मजिस्ट्रेट संधि के तहत बनाया गया था। ठीक है, तो वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी भी। तो अभी इतना ध्यान रखो कि ये किसका झंडा है, यूरोपीय संघ का झंडा है। ठीक है, अब आगे देखो यूरोपीय संघ बना कब था। अब मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताती हूँ, क्योंकि यूरोपीय संघ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों। बाकी कहीं से क्वेश्चन आए ना इस चैप्टर में से, यूरोपीय संघ से क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों देखो यूरोपीय संघ यूरोप के देशों से मिलकर बनाया गया था। तो मैंने आपको बताया कि यूरोपीय संघ किससे देश के मिलकर बनाया गया था, यूरोप के देशों से। कौन सा यूरोप, पश्चिमी यूरोप। यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी, 1992 में। इसका मेन मोटिव क्या था, यूरोप का विकास करना। तो बच्चों देखो यूरोपीय संघ का अपना खुद का एक झंडा था, अपना खुद का एक राष्ट्रीय गान था और अपना खुद का एक स्थापना दिवस था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो जब भी कोई संगठन बनाया जाता है ना वो आर्थिक विकास करने के लिए बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है, आर्थिक विकास करने के लिए। पर जब किसी संगठन का अपना राष्ट्रीय गान हो जाता है, अपना स्थापना दिवस हो जाता है, या कोई अपना पार्लियामेंट बना लेता है जब कोई भी संगठन, तब बेटा वो आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप में चला जाता है। क्यों, क्योंकि किसी भी संगठन का ये मेन मोटिव नहीं होता है कि वो किसी की भी कंट्री में इंटरफेरेंस करेगा। बट यूरोपीय संघ ने बच्चों जब इसको बनाया था तो आर्थिक रूप से बनाया था, क्योंकि यूरोप के देशों का आर्थिक विकास करना था। बट बाद में ना इसने धीरे धीरे यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल थे ना उन पे ना अपना एक कहते हैं ना हक जमाने लगे। हक कैसे, यहाँ पे जितने भी देश थे सबकी एक ही मुद्रा थी, सबका एक ही राष्ट्रीय गान था, एक ही ध्वज था और एक ही स्थापना दिवस था। तो जब भी किसी संगठन में ऐसा कुछ होता है तब वो आर्थिक से किस में कन्वर्ट हो जाता है, राजनीतिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड में आया भी था कि जो यूरोपीय संघ था आर्थिक संगठन से राजनीतिक संगठन क्यों बन गया। क्योंकि उसका रीज़न क्या था, क्योंकि उसने अपना एक ध्वज बना लिया था, राष्ट्रीय गान बना लिया था, स्थापना दिवस बना लिया था, उसके अलावा अपना एक संसद बना ली थी, जिसकी वजह से वो एक राजनीतिक रूप ले लिया था। तो देखो बच्चों यूरोपीय संघ की अपनी एक मुद्रा भी थी, क्या, यूरो, क्योंकि ये सबको माननी पड़ती थी जो भी यूरोपीय संघ में शामिल होते थे। और बच्चों यूरोपीय संघ की संख्या जो थी बढ़ती ही जा रही थी। बढ़ने का रीज़न क्या था, क्योंकि बहुत तेजी से क्या कर रहा था, विकास कर रहा था। तो आगे देखो, अब देखो यूरोपीय संघ का झंडा और जितने भी देश इसमें शामिल हैं उन सारे देशों के मैप है। ठीक है, बट इन सारे देशों का एक ही मैप रह गया था। क्या, आपको बताया था मैंने, ये वाला मैप है ना। आगे देखो, अब देखो बच्चों, अब यूरोपीय संघ बच्चों देखो बाद में बनाया गया था 1992 में। बट उससे पहले ना बच्चों छोटी छोटी यूनिट्स बनाई गई थी, जिसके तहत क्या किया गया था, यूरोप का विकास किया गया था। जैसे कि सबसे पहले यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया, जिसके तहत यूरोप की आर्थिक स्थिति को विकास किया गया। देन उसके बाद यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग बनाया गया था। उसके बाद थर्ड कौन सा बनाया गया, सब यूनिट यूरोपीय आर्थिक समुदाय। तो बच्चों पहले यूरोपीय संघ ने ये तीनों बनाए थे, इसके बाद में जाके क्या बनाया गया था, यूरोपीय संघ। क्योंकि बच्चों देखो
जब भी कोई संगठन काम करता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी एक बंदे को तो नहीं दी जा सकती, तो क्या करते हैं, काम को बांट देते हैं। तो जब काम को बांट देते हैं ना, तो उसके डिपार्टमेंट्स का नाम रख देते हैं। तो जैसे इन्होंने नाम रखा यूरोपीय आर्थिक सहयोग, इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड देखा जाएगा। यूरोपीय परिषद मतलब कि राजनीति से रिलेटेड देखा जाएगा, जबकि यूरोपीय आर्थिक समुदाय मतलब आर्थिक से रिलेटेड देखा जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ना सिर्फ आपको नाम याद रखना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको। तो बच्चों देखो, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन कब बनाया गया था, 1948 में। यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग कब बनाया गया था, 1949 में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय कब बनाया गया था, 1957 में। ओनली आपको डेट याद रखनी है और कब बनाया गया था, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है आपको। जो इंपॉर्टेंट होगा मैंने उसको डिटेल में बताया है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो ये थे 3 स्तंभ। मतलब हमने यूरोपीय संघ को कितने भाग में डिवाइड करा हुआ है, 3 भागों में। आगे देखो बच्चों, अब देखो, अब मैं आपको टाइम पीरियड बताने वाली हूँ कि यूरोपीय संघ कैसे कैसे बनाया गया था। 1945 के बाद से, जब से यूरोप बर्बाद हो गया था और जब से वो विकास करना शुरू करा, तो उसने कैसे 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 विकास करा, तो मैं आपको चरणबद्ध तरीके से डेट वाइज बताऊंगी कब कब उसने क्या क्या विकास करा। तो देखो, सबसे पहले उसने अप्रैल 1951 में पेरिस की संधि के तहत एक और संगठन बनाया था। कौन सा, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय। ऊपर मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे यूरोपीय परिषद समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, उसके अलावा भी एक और बना था। कौन सा, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय, जिसका गठन कब किया गया था, पेरिस संधि के तहत किया गया था 1951 में। उसके बाद 1957 में, ये जितनी डेट्स है ना बच्चों, यूरोपीय संघ की डेट्स है, बस ये याद रखना। ठीक है, तो देखो, मार्च 1957 में रोम की संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जो मैंने ऊपर आपको बताया था कब बना था, 1957 में। और उसके अलावा यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय, इसकी स्थापना की गई थी। तो बच्चों देखो, मैं आपको डेट्स इसलिए बता रही हूँ, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में यूरोपीय समुदाय की जितनी भी मेन मतलब डेट्स हैं उसको मैंने एक जगह लिख दिया है, ताकि आपको बुक ना पढ़नी पड़े, आप मेरे नोट्स पढ़ के सिर्फ पेपर देने जा सकते हो। दैट्स इट, इनफ है। ठीक है, क्योंकि आप इसके अलावा कोई और मटेरियल उठाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी कंटेंट बनाया और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी कंटेंट बना दिया है। तो देखो, उसके बाद जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन भी यूरोपीय संघ में क्या हो गया था, शामिल हो गया था। उसके बाद जून 1979 में यूरोपीय संघ ने क्या बना लिया था बच्चों, अपना एक संसद बना लिया था, जिसकी क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी, मतलब चुनाव हुए थे। ठीक है, उसके बाद जनवरी 1981 में ग्रीस यूरोपीय संघ में शामिल हो गया था। उसके बाद जून 1985 में शोंगेन की संधि के तहत बच्चों एक और यूरोपीय संघ ने सीमा नियंत्रण समाप्त कर लिया था। सीमा नियंत्रण का मतलब यूरोपीय संघ में जितने भी देश हैं उनको एक दूसरे के देश में जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए होगा, वो लोग एक दूसरे के देश में इजीली मूव कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उनके लिए उनको कोई परमिट नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए सीमा नियंत्रण खत्म कर दिया गया था। कब खत्म किया गया, जून 1985 में। और भी कुछ डेट्स है जिसके बारे में आपको आगे बताती हूँ। तो देखो, अब देखो उसके बाद 7 जनवरी 1986 को स्पेन और पुर्तगाल भी किस में शामिल हो गया था, यूरोपीय संघ में शामिल हो गया था। उसके बाद अक्टूबर 1990 में क्या हुआ था बच्चों, जर्मनी का एकीकरण हो गया था। जर्मनी का एकीकरण का मतलब क्या है बच्चों, जो पूर्वी जर्मनी था वो सोवियत संघ में था, जबकि पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के पास था, और इन दोनों के बीच में एक दीवार थी, बर्लिन की दीवार। ठीक है, जो पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी को डिवाइड करती थी। तो 1990 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और उसके बाद जर्मनी एक हो गया था। ठीक है, उसके बाद फरवरी 1992 में मजिस्ट्रेट संधि के तहत किसका गठन किया गया, यूरोपीय संघ का गठन किया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है, किस संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। उसके बाद जनवरी 2002 में नई मुद्रा यूरो को 12 देशों ने अपनाया। ठीक है बच्चों, 2002 में क्या किया गया यूरोपीय संघ एक मुद्रा लेकर आया, क्या, यूरो। और यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल थे उनको इस मुद्रा को क्या करना पड़ा, अपनाना पड़ा, उनके पास कोई और चॉइस थी ही नहीं। तो ये तो राजनीतिक रूप हो गया। आप तो किसी के ऊपर क्या कर रहे हो, दबाव डाल रहे हो कि आपको हमारी मुद्रा ही माननी पड़ेगी, क्योंकि यूरोपीय संघ एक राजनीतिक रूप ले चुका था। वो जब बना था तो वो तो बना था सिर्फ आर्थिक विकास करने के लिए, बट बाद में जाके उसने एक अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। प्रभाव मतलब सारे देशों के ऊपर थोपना शुरू कर दिया, राष्ट्रगान, ध्वज, स्थापना दिवस, यूरो, बहुत सारी चीज़ें थी। इसके बाद में जाके ना वो भी की गई थी, मतलब लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। तो देखो, जनवरी 2007 में इसमें बुल्गारिया, रोमानिया और स्लोवानिया भी क्या हो गया था, शामिल हो गया था, और इन लोगों ने भी यूरो की मुद्रा को अपना लिया था। तो एक कंडीशन थी, जो भी यूरोपीय संघ में आएगा उनको उनकी मुद्रा को अपनाना पड़ेगा, कंपल्सरी है, अपनाना ही पड़ेगा।
तो ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यूरोपीय संघ का मैप दिख रहा है। तो बच्चों जितने भी आपको यहाँ पे देश दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे देश किस में शामिल है, ये सारा सारा पार्ट पूरा किस में शामिल है, यूरोपीय संघ में शामिल है। ठीक है, किस में शामिल है, यूरोपीय संघ में। तो जरा इधर वाले जो आप देख रहे होगे ना, ये वाले इधर वाले जो पार्ट देख रहे होगे ये सब, तो बच्चों देखो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा कुछ पार्ट पूर्वी का है और कुछ पार्ट पश्चिमी का। तो ये वाले जो देश थे ना, ये लोग बाद में शामिल हुए थे इसमें। कब शामिल हुए थे, बाद में, ये पहले से ही थे इसमें शामिल। ये सारे देश ये क्या थे, पहले से ही शामिल थे। तो ये पूरा का पूरा मैप किसका, यूरोपीय संघ का। मतलब ये सारे देश किस में शामिल थे, यूरोपीय संघ में शामिल थे। ठीक है, मैप इसलिए दिखा रही हूँ बच्चों कि आपका मैप भी आता है एग्जाम में, 5 नंबर का तो मैप ही आता है। आगे देखो उसके बाद, अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय संघ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, मतलब 3 भागों में बांटा गया था, है ना। कितने में, 3 भागों में, है ना। तो देखो, तो सबसे पहले मैं आपको यूरोपीय संघ की विशेषता बताती हूँ। तो वो तो चलो छोड़ो, अब मैं आपको विशेषता बताती हूँ। ठीक है, कि यूरोपीय संघ की विशेषता क्या थी। तो बच्चों देखो, विशेषता को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आर्थिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, कूटनीतिक विशेषता और सैनिक विशेषता। क्योंकि बच्चों पेपर में ना कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि यूरोपीय संघ की विशेषता बताइए, नहीं, ऐसे पूछेगा यूरोपीय संघ की आर्थिक विशेषता बताइए, यूरोपीय संघ की राजनीतिक विशेषता बताइए। अभी लास्ट का जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन ये आया था, यूरोपीय संघ की आर्थिक और राजनीतिक विशेषता बताइए। तो कभी भी अगर आप लोग सेपरेटली पढ़ोगे ना तो ज़्यादा बेटर है। आपको सारे नोट्स, बहुत जगह आप लोग चैनल पर देखना, आपको सेपरेट नोट्स नहीं मिलेंगे इसके, बट मैं आपको सेपरेट नोट्स दे रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में काम आएगा। थोड़े नोट्स बड़े हो जाएंगे बट आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो देखो, आर्थिक विशेषता में सबसे पहला क्या है आपका, तो बच्चों यूरोपीय संघ एक टाइम था, इतना विकास कर चुका था कि 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसकी थी। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी में अमेरिका को भी छोड़ के आगे निकल चुका था, क्योंकि इसका जीडीपी 12,000 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका था, मतलब अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा। ठीक है, अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा इसका जीडीपी हो चुका था। कब, 2005 में। यूरो जो इसकी मुद्रा थी उसने डॉलर को भी पीछे छोड़ दिया था, मतलब यूरो की वैल्यू डॉलर से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और देखो, जो WHO है, विश्व व्यापार में भी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा व्यापार करता था। कौन, यूरोपीय संघ। ठीक है, क्योंकि यूरोपीय संघ में काफ़ी सारे देश थे और अमेरिका अकेला था। तो एक टाइम ऐसा भी आ चुका था कि यूरोपीय संघ अमेरिका से ताकतवर बन गया था। कब, 2005 में, जब उसने अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा व्यापार करा। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उसके पास थी, 12,000 अरब डॉलर की इसकी इकोनॉमी थी, उसकी यूरो डॉलर से भी आगे निकल चुकी थी। और अमेरिका और चीन के आगे भी ये टेक्नोलॉजी के मामले में ना अपनी धौंस जमाता था। क्यों, क्योंकि अमेरिका और चीन की तरह ये भी विकास कर रहा था, मतलब एक ही राह पे चल रहे थे तीनों के तीनों, अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ। ठीक है बच्चों, तो कहते हैं ना कभी कभी संगठन बना लेना चाहिए। अगर यूरोप अकेले डेवलप करता ना बच्चों, कभी डेवलप नहीं कर पाता, कभी भी नहीं, किसी भी गुट में शामिल होना। पर हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि पश्चिमी यूरोप का विकास करने के लिए अमेरिका ने उनकी बहुत मदद करी थी। ना तो वो लोग मार्शल योजना बनाते और ना तो कभी पश्चिमी यूरोप का विकास होता। ना तो वो लोग यूरोपीय संघ बनाते, ना यूरोप का विकास होता। आज के टाइम पे यूरोप बहुत आगे निकल चुका है, उसकी देन अमेरिका ही है ना एक तरीके से, क्योंकि अमेरिका ने उनका विकास करा। जबकि जो पूर्वी में शामिल हुए थे यूरोप के देश, उनका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप का विकास किया ही नहीं, है ना। और जब 1990 में सोवियत संघ टूटा तो जितने भी पूर्वी यूरोप में देश थे सारे के सारे यूरोपीय संघ में शामिल हो गए, क्योंकि उनका 45 सालों के अंदर में कुछ भी विकास किया ही नहीं गया, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में था, सरकार के हाथ में था, है ना। और सोवियत संघ में सिर्फ रशिया की चलती थी, बाकी 14 देशों की नहीं चलती थी, क्योंकि सोवियत संघ 15 देशों से मिलकर बनाया गया था और उसमें सबसे मेन कौन था, रूस था। तो बच्चों देखो, ये क्या है, आपकी आर्थिक विशेषता बता दी मैंने। आर्थिक होता है इकोनॉमी से रिलेटेड। अब उसके बाद देखो राजनीतिक का मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो बच्चों, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य यूएनओ में क्या है, स्थायी सदस्य हैं। कौन, ब्रिटेन और फ्रांस। यूएनओ बेटा बहुत बड़ा संगठन है जिसमें स्थायी सदस्य होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यूएनओ में सिर्फ 5 सदस्य स्थायी हैं। कौन कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका और रशिया। ठीक है बच्चों, यही 5 देश हैं जो यूएनओ में स्थायी सदस्य हैं, जबकि टोटल उसमें कितनी कंट्रीज है यूएनओ में, 195। और यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है बच्चों, तो देखो यूएनओ एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें यूरोपीय संघ के 2 सदस्य क्या हैं, स्थायी सदस्य हैं। उसके अलावा यूरोपीय संघ के बहुत सारे सदस्य अस्थायी सदस्य भी हैं, किसमें, सुरक्षा परिषद में।
तो बच्चों देखो, वो जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, जबकि जो स्थायी सदस्य होते हैं वो परमानेंट होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग भी 2 साल के लिए थे यूएनओ में स्थायी सदस्य। ठीक है, तो देखो उसके बाद यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी मुल्कों की नीतियों को प्रभावित करता है। मतलब यूरोपीय संघ ने अपनी इकोनॉमी को, अपनी जो राजनीति है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि आज के टाइम पे इसका बोलबाला है। अमेरिका की नीतियाँ हो गई, तो किसी की भी नीतियाँ हो गई, इसको ये प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इसके पास इतनी पावर आज के टाइम पे हो चुकी है। आगे देखो, देखो अब यूरोपीय संघ की कूटनीतिक नीतियाँ कौन कौन सी है। तो बच्चों देखो, कूटनीतिक मतलब इसने कुछ ऐसे फैसले भी लिए जिसको मानना पड़ा दूसरे देशों को। तो जैसे देखो, अमेरिका ने क्या करा था बच्चों, इराक के परमाणु हम कार्यक्रम से संबंधित अमेरिका ने कुछ नीतियां बनाई थी, जिसको किसने प्रभावित करा, यूरोपीय संघ ने प्रभावित करा। अब देखो इसी से ही कि अमेरिका की नीतियों को यूरोपीय संघ प्रभावित कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है? मेहनत से, विकास करने से, साथ में मिलकर विकास किया है ना, तभी तो कर पाया। ना तो यूरोप अमेरिका की नीतियों को प्रभावित करना आसान बात थोड़ी है। यूरोप तो अमेरिका से तो कोई पंगा लेता ही नहीं है जल्दी से, है ना। तो देखो अब उसके बाद इराक में तो उसने करा ही करा। उसके बाद चीन के साथ, चीन में क्या हो रहा था ना, चीन के जो लोग थे उनके मानव अधिकारों को, और चीन अपने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा विनाश कर रहा था। तो इसके लिए भी यूरोपीय संघ ने उनसे झगड़ा नहीं करा, यूरोपीय संघ ने चीन में निवेश करा और बातचीत करके जो भी मुद्दा था उसको संभाला, क्योंकि यूरोपीय संघ बैठ के बात करने वालों में से था, झगड़ा करने वालों में से नहीं था। क्योंकि यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल थे उनका सबसे पहला मोटिव ही यही था, शांति बनाए रखना। उसके अलावा बातचीत करके मुद्दे को सुलझाना। ठीक है, कोई भी संगठन बनाने का मेन उद्देश्य यही होता है, शांति और बातचीत करके मुद्दे को सुलझाना। ठीक है, तो ये तो था बच्चों कूटनीतिक प्रभाव। ये आपको बेटा रट के भी चले जाओगे ना तब भी ये चैप्टर कर जाओगे, क्योंकि सत्ता के नए केंद्र में, देश में, संगठन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यूरोपीय संघ ही है। ठीक है, अब उसके बाद देखो यूरोपीय संघ की सैनिक विशेषता क्या थी। सैनिक मतलब इसकी सेना कैसी थी। तो बच्चों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? यूरोपीय संघ के पास थी। इसका रक्षा बजट अमेरिका से भी ज़्यादा है। इसके 2 सदस्य जो हैं ब्रिटेन और फ्रांस, उनके पास 550 परमाणु हथियार है। उसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी में इसका दूसरा स्थान है। किसका? यूरोपीय संघ का। यूरोपीय संघ बेटा बहुत डेवलप कर गया, बस इसकी एक ही गलती थी, ये आर्थिक से राजनीतिक पे चला गया। ना तो थोड़ा सा तो ये कमज़ोर हो चुका है, पर अगर ये राजनीतिक रूप नहीं लेता ना बच्चों, तो ये शायद आज बहुत आगे होता, अमेरिका से आगे निकल चुका होता। तो देखो मैं आपको बताऊंगी कमियां क्या थी। कुछ कमियां भी थी यूरोपीय संघ में, मैंने आपको बताया कमियां क्या थी इसकी। तो सबसे पहले देखो, इसके जो काफ़ी सारे देश थे वो किस में शामिल हो गए थे, मतलब अमेरिकी गठबंधन में भी थे। अमेरिकी गठबंधन मतलब कि नेटो में शामिल थे। ठीक है, मतलब नेटो में, मतलब कि वो लोग नेटो में ही फॉलो कर रहे थे अपने आप को, यूरोपीय संघ में फॉलो कर रहे थे, तो ये गलत था। उसके बाद जो ब्रिटेन था उसने यूरोपीय संघ के बाजार में से अपने आप को अलग कर रखा था। जो डेनमार्क और स्वीडन है उसने यूरो को मानने से मना कर दिया था। उसके बाद ब्रिटेन ने 2016 में यूरोपीय संघ से क्या हो गया, अलग हो गया। तो बच्चों 2016 के बाद ही जो यूरोपीय संघ है उसकी जो वैल्यू हो गई, कम हो गई थी। ठीक है, क्यों हो गई थी? क्योंकि इसमें से ब्रिटेन निकल गया था। ठीक है, इसके जो भी जो सदस्य देश हैं, मतलब इसमें जो भी देश शामिल है, उन्होंने यूरोपीय संघ की तो नीतियाँ अपनाई, साथ साथ में उनकी खुद की भी विदेश नीति और रक्षा नीति होती थी। ठीक है, तो ये भी एक कमी थी। उसके अलावा कई बार ये लोग एक दूसरे से भी झगड़ जाते थे, मतलब किसी और के मुद्दे पे, जैसे कि इराक का मुद्दा हो गया, है ना। तो इराक के मुद्दे पे, इराक में अमेरिका का थोड़ा सा प्रभाव रहता है, तो अमेरिका की नीतियों पे ब्रिटेन फॉलो कर रहा था, अमेरिका के साथ में था, जबकि कुछ देश उसके विपक्ष में थे। तो इसकी वजह से कुछ मुद्दे भी खड़े होने लगे। तो देखो बच्चों, कोई भी जब भी कोई संगठन बनता है ना तो परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो कमियां होती है। यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी कमी यही थी कि वो राजनीतिक रूप ले लिया था। उसके बाद देखो बच्चों, यूरोपीय संघ राजनीतिक समुदाय कैसे बन गया, ये मैंने आपको बताया ना। यूरोपीय संघ क्या हो गया था, आर्थिक समुदाय से क्या बन गया था, राजनीतिक समुदाय। यहाँ पे गलत लिखा है, इसको कट करके वो लिख लेना, आर्थिक समुदाय। तो बनता है जब कोई संगठन तो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बनाया जाता है। अब ये एक राजनीतिक रूप कैसे ले लिया, जब इसने अपना एक झंडा बना लिया, अपना एक राष्ट्रगान बना लिया, जब एक स्थापना दिवस बना लिया। तो बेटा जब भी किसी संगठन का अपना झंडा, राष्ट्रगान, स्थापना दिवस बन जाता है, तब वो एक आर्थिक संगठन ही रह जाता है, वो एक राजनीतिक संगठन बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो फिर क्या करेगा, जो भी देश शामिल होंगे उनको ये सारी कंडीशंस को मानना पड़ेगा, राष्ट्रगान मानना पड़ेगा, स्थापना दिवस मानना पड़ेगा। उसके बाद एक और कमी थी, इन्होंने अपनी एक मुद्रा बना ली, जबकि कोई भी संगठन कोई मुद्रा नहीं बनाता। मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी भी आसियान के बारे में।
आसियान, आप देखना आसियान ने आर्थिक मुद्दे पे ही अपना काम करता रहा, अपना डेवलप करता रहा, जबकि यूरोपीय संघ 1992 के बाद एक राजनीतिक रूप ले लिया। इसकी एक समान विदेश नीति थी। समान विदेश नीति मतलब इस यहाँ पे जितने भी देश थे सबके सेम टैक्स थे, सेम नीतियाँ थी, सब कुछ सेम था। सुरक्षा नीति भी सेम थी, घरेलू मामलों में भी, मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा कहते हैं ना पॉलिटिक्स हो चुका था। उसके बाद तीसरा था, इसने ये अपनी संसद बना ली थी। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से यूरोपीय संघ क्या बन गया था, एक राजनीतिक संगठन बन गया था। आगे देखो, अब इसके बाद लास्ट टॉपिक कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंध कैसे हैं। तो बच्चों देखो, भारत और यूरोपीय देश साथ में मिलकर काम भी कर रहे हैं। जैसे कि आतंकवाद का जो मुद्दा है, इस पर दोनों लोग ही निंदा करते हैं, भारत भी करता है, यूरोपीय संघ भी करता है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट को लेके, मतलब निवेश को लेके भी इन दोनों के बीच पे समझौते हुए हैं। जैसे कि भारत यूरोपीय संघ में इन्वेस्ट करेगा, यूरोपीय संघ भारत में इन्वेस्ट करेगा, इसको लेके। उसके अलावा जो भी हमारे यहाँ के कारोबारी हैं या पेशेवर हैं, वो बिना वीज़ा के यूरोपीय संघ में जा सकते हैं, ठीक है, और उनके लोग भी आ सकते हैं। इसके लिए भी कुछ नियम मतलब पहले सख्त थे, अब कुछ क्या कर दिए गए, नरम कर दिए गए हैं, मतलब हटाया नहीं गया, सिर्फ नरम कर दिया गया है। उसके बाद यूरोपीय संघ और भारत ने द्विपक्षीय समझौते करे। द्विपक्षीय समझौते किसको लेके, व्यापार को लेके, ठीक है बच्चों। तो यूरोपीय संघ और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, अभी भी अच्छे चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, आज की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया, यूरोपीय संघ, है ना। तो ये पूरी की पूरी वीडियो ओनली वन टॉपिक पे थी, किस पे, यूरोपीय संघ पे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूरोपीय संघ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आसियान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर थर्ड वीडियो जो लाऊंगी इसमें चीन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पूरी बुक में सिर्फ 3 ही टॉपिक है इस चैप्टर में, आसियान, यूरोपीय संघ और चाइना, ठीक है बच्चों। उसके अलावा जो न्यू टॉपिक्स हैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, बट ये जो बुक में टॉपिक्स हैं उसके लिए मैं 3 वीडियो में कवर अप करूंगी इसको। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो लोग भी देख सके, ठीक है। और जो बच्चे न्यू है चैनल पे, वो लोग हिस्ट्री की वीडियो इस चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हिस्ट्री का भी कंटेंट डाला हुआ है, और आने वाले टाइम में ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी का भी कंटेंट डालूंगी, ताकि आप लोगों को कहीं और ना जाना पड़े, एक ही जगह आपको सारा कंटेंट मिल जाए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताना बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।